हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वन शॉट के साथ में। आज पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। कितना भी बड़ा ये वन शॉट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक वीडियो के अंदर पूरी एक यूनिट हम लोग कवर कर रहे हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले जिन लोगों के पेपर डिस्क्रिप्टिव है उन लोगों को ये वन शॉट देखना ही है। इसमें हम आपको इंपॉर्टेंट भी बताते हुए चलेंगे। जिनके पेपर ऑब्जेक्टिव है उनके लिए एक सीरीज लेके आ रहे हैं, हो सकता है आज शाम से ही आपको वो सीरीज मिल जाए। आपको सिर्फ इतना करना है, जो वन शॉट है इन्हें देख डालो, सीरीज को फॉलो कर लो भाई। कोई मॉडल कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं है। पेपर 15 अप्रैल से भी है, तब भी हम आपके साथ में हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है भाई, ठीक है। चलो सर जी, सबसे पहले फैराडे के नियम। भैया देखो, फैराडे के नियम आपने पढ़ रखे हैं छोटे क्लास में भी। इसमें कुछ चीजें आपको मिलेंगी, जैसे ट्रांसपोर्ट नंबर है, ठीक। ट्रांसपोर्ट नंबर का मूविंग बाउंड्री मेथड है, हिटॉर्फ मेथड है। ये लॉन्ग में आता है लेकिन आपने पहले पढ़ा हुआ नहीं है, तो वो एक नया है। बाकी ये सब पुरानी चीजें हैं, कोई भी समस्या नहीं है, बहुत आराम से आप कर लोगे भाई, ठीक। क्या होते हैं फैराडे के नियम, जरा समझते हैं भाई, सुनो। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक, विद्युत अपघटन कहोगे इलेक्ट्रोलिसिस को हिंदी में। तो इलेक्ट्रोलिसिस के समय किसी इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड समझते हो भाई, हमेशा जब भी कभी हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो भैया एक टंकी लेते हैं, उसमें दो रॉडे लेते हैं, एक प्लस होती है एक माइनस होती है। प्लस वाले को भैया एनोड कहते हैं, प्लस वाले को क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। माइनस वाले को कैथोड कहते हैं। इन दोनों को मिला के इलेक्ट्रोड कहते हैं भैया। तो इलेक्ट्रोलिसिस के समय किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए प्रोडक्ट की मात्रा इसमें फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितनी ज्यादा करंट फ्लो करोगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट आपको प्राप्त होगा। मोटा मोटा यह है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है डिपेंड करता है। जैसे मेरा पढ़ाना आपके पढ़ने के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि भैया हम जितना ज्यादा पढ़ाएंगे आप उतना ज्यादा पढ़ पाओगे, कम पढ़ाएंगे तो आप कम पढ़ पाओगे। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी, यानी करंट बढ़ेगी तो प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। ये इनका पहला लॉ है भाई, ठीक है। दूसरा लॉ क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह रहे हैं, अभी इससे पहले एक वीडियो बनाई है थर्मोडायनेमिक्स, इसलिए आ गया। सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये है, इलेक्ट्रोड्स पर मुक्त सब्सटेंस का जो अमाउंट है वो केमिकल इक्विवेलेंट। अब ये केमिकल इक्विवेलेंट जिसे हम लोग हिंदी में रासायनिक तुल्यांक कहा करते थे, छोटे क्लासों में W से लिखा करते थे, उसके भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे दिखाएंगे, लो भैया देखो कि M जो है, M क्या है, M है मुक्त हुए सब्सटेंस का अमाउंट है, कि भैया जब भी हम लोग जो भी इलेक्ट्रोड्स हैं उनके ऊपर जो भी प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा उनका जो द्रव्यमान M है, जो मास M है, वो किसके भैया, यदि Q कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाए तो ये जो M मास जो होगा वो Q पे डिपेंड करेगा। Q मतलब क्या, आवेश यानी चार्ज। तो M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q के, Q बराबर IT होता है, Q की जगह IT रख दिया। समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे Z, और जो Z है भैया उसी को हम लोग देंगे Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सरल भाषा में कह दें भैया विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाएगा। ये फैराडे के नियम है, छोटे क्लासों में हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी भाई, ठीक है। ये वाला भैया जिसका भी पेपर डिस्क्रिप्टिव है, फैराडे के लॉ आपको शॉर्ट में मिलेंगे, और ये जो ट्रांसपोर्ट नंबर है भाई ये लॉन्ग में मिलेगा, आएगा ही आएगा। नहीं पढ़ के जाओगे तो पछताओगे। हम गारंटी ले रहे हैं, मूविंग बाउंड्री मेथड या हिटॉर्फ मेथड में से एक जरूर आएगा। हो सकता है ट्रांसपोर्ट नंबर भी डिटेल में आपसे पूछ ले भाई, ठीक है। चलो सर जी, तो टोटल करंट का वह पार्ट जो किसी एक आयन के द्वारा प्रभावित होता है, उस आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर कहलाता है। यानी जो टोटल करंट है, मान लिया टोटल करंट क्या है, I है, तो अब दो आयन है मेरे भाई, एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है। मान लिया पॉजिटिव आयन जो है, चलो हम आपको समझाते, थोड़ा लिख के समझाते, टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो भाई, मान लिया पॉजिटिव आयन है, ठीक, तो पॉजिटिव आयन को हम IP लिख दे रहे हैं, नेगेटिव को IN लिख दे रहे हैं। तो ये दोनों क्या है भैया, एक दोनों अपने अपने पार्ट है ना, जब ये दोनों मिलेंगे तो टोटल करंट I बनेगा। तो जितने को ये प्रभावित करेगा वो इसका ट्रांसपोर्ट नंबर कहलाएगा, जितने को ये प्रभावित करेगा वो इसका ट्रांसपोर्ट नंबर कहलाएगा। इस तरीके से चीजें चलती हैं भाई, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा हमने, तथा किसी आयन के द्वारा फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू उसकी स्पीड पर डिपेंड करती है। यानी कितनी ज्यादा करंट की वैल्यू है उतनी ज्यादा भैया स्पीड होगी। आयन की स्पीड जितनी ज्यादा, करंट उतनी ज्यादा भाई, ठीक। तो कैसे निकालेंगे जरा देखो भाई, हमने लिखा करंट कैरीड बाय कैटाइन। अब ध्यान से समझना, करंट डिपेंड कर रही है वेलोसिटी पे। बेग जितना ज्यादा है धारा उतनी ज्यादा होगी, बेग जितना ज्यादा, वेलोसिटी जितनी ज्यादा है करंट उतना ज्यादा होगा। तो वेलोसिटी डिपेंड कर रही है किस पे, करंट पे। तो हमने लिख दिया
करंट कैरीड बाय कैटाइन किस पर डिपेंड करेगा भाई? वेलोसिटी ऑफ कैटाइन पे, वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा यार। तो जब वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया, डिपेंड का मतलब ही निर्भर है, समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया, कांस्टेंट लगाया के, कैटाइन है पॉजिटिव है तो भैया वेलोसिटी को भी लिख दिया, छोटा सा सी लगा दिया, यानी सरल भाषा में करंट कैरीड बाय कैटाइन का करंट कितना हो गया? KBC हो गया भैया। ठीक, अब हम क्या बात करेंगे सर जी? हम बात करेंगे करंट कैरीड बाय एनाइन। नेगेटिव के लिए बात कर लो भैया आप, अरे जरूरी नहीं ए से लिखो, उसे नेगेटिव आयन लिख दो तो एन से लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? तो ये वेलोसिटी ऑफ एनाइन पर डिपेंड करेगा। वेलोसिटी ऑफ एनाइन कितनी होगी सर जी? VA हो जाएगी, के हमने कांस्टेंट लगा दिया, तो टोटल करंट कितनी होएगी? टोटल करंट दोनों को जोड़ दिया, कैटाइन यानी KBC प्लस KBA भाई, ठीक, टोटल करंट हो गई, टोटल करंट के कॉमन ले लिया, BC प्लस B आ गई, हमने समीकरण भैया 1 बना ली। बिल्कुल आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। PDF आपको टेलीग्राम पे दे देंगे बिल्कुल फ्री में, BD BSc पे कोर्स में देख रहे हो, सब कुछ यहीं पे अपलोडेड है, डरो कतई नहीं, बेहतरीन तरीके से सारे पेपर आपके होंगे और ये जरूर आएगा ट्रांसपोर्ट नंबर, एक अलग से इंपॉर्टेंट भी डालने वाले हम भाई, ठीक है। के क्या है भाई? वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर कैसे निकालोगे? करंट कैरीड बाय आयन, एक आयन जितना करंट ले रहा है वो, और टोटल करंट बटे में भाई, ठीक है। तो हमने लिख दिया ट्रांसपोर्ट नंबर फॉर कैटाइन, पहले कैटाइन के लिए निकालेंगे, तो कैटाइन कितनी करंट ले रहा है बताओ? KBC ले रहा है, अभी ऊपर निकाली हमने, KBC ले रहा है, और टोटल कितनी है? KBC प्लस BA है, K से K कैंसिल हो जाएगा, तो TC का मान आ जाएगा BC अपान BC प्लस BA, ये कैटाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर भाई आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग एनाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल लेंगे। एनाइन कितना ले रहा है? KBA ले रहा है, टोटल कितना है? KBC प्लस BA है, K से क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा? BA अपान BC प्लस BA बचेगा। ये दोनों का ट्रांसपोर्ट नंबर निकला है। सरल भाषा में आपसे शॉर्ट में पूछ ले ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, आप इसकी डेफिनेशन लिख दोगे और थोड़ा बहुत बता दोगे, अगर ये 3 नंबर 7 नंबर जैसा आपकी यूनिवर्सिटी में आता हो उस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए भाई, ठीक है। डिटेल में पूछेगा तो पूरा लिखना ही पड़ेगा। हमने क्या करा? दोनों को डिवाइड कर दिया भैया, ठीक है। TC और TA को डिवाइड कर दिया। TC की ये वैल्यू देखो ऊपर निकाली है, TA की ये निकाली, BC प्लस BA, टोटल करंट कैंसिल हो गया, तो TC अपान TA बराबर BC अपान BA निकल के आ जाएगा भाई, ठीक। BC अपान BA को हम एक रेशनल रेशियो मान लेंगे, जिसे हमने R लिख दिया, परिणामन अनुपात कह लो, तो हमने इन दोनों के रेशियो को हमने R मान लिया भाई, ठीक। इक्वेशन नंबर अगली बना ली हमने। अब हम क्या करेंगे? हमने लिखा जहां पे R क्या है? वेलोसिटी रेशियो है। अगर हम ये मान ले रहे हैं कि TC प्लस TA 1 हो, 1 का मतलब टोटल तो 1 ही है ना, इस मतलब कैटाइन की करंट, एनाइन की करंट, कैटाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर, एनाइन का ट्रांसपोर्ट नंबर, टोटल क्या होता है? 100% होता है। कि भैया जैसे यहाँ कल ऑफलाइन बैच यहाँ स्टार्ट हो रहा है, हम कहते हैं भाई मान लिया 50% लोग आए हैं, जितने बैच में चाहिए अभी कितने नहीं आए, तो अरे यार 50 आए हैं तो 50 नहीं आए होंगे, सीधी सी बात है। 100% जोड़ के चलते हैं ना। तो अगर हम मान लें कि टोटल ट्रांसपोर्ट नंबर TC प्लस TA 1 है, तो यहां से TC की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी? 1 माइनस का TA आ जाएगी, मान रख देंगे। कैसे रखेंगे जरा ये भी बताओ? TC अपान TA क्या मान रखा? R। देखो TC अपान TA क्या मान रखा? R मान रखा है, तो हमने यहाँ पे TC का मान रख दिया। TC का मान क्या रख दिया? 1 माइनस का TA, यहां से निकाल लिया सर जी। तो अब ये R का मान आ गया मेरे पास, मतलब TA का मान आ गया सॉल्व होके 1 अपान 1 प्लस R भाई, ठीक है। जब TA का मान आ गया तो इसी तरीके से भैया अगली में हम लोग क्या रखेंगे? TC ऐसे रखेंगे, बटे में TA का मान रख देंगे 1 माइनस TC। यहाँ पे भैया फिर TC का मान निकालेंगे तो TC का मान निकल के आ जाएगा R अपान 1 प्लस R हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट नंबर निकाले जाते हैं। अलग अलग जो भी जिस तरीके से आपसे पूछे उस तरीके से आप निकाल सकते हो, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करा भैया? जो करंट है वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, समानुपाती हटाया, K लगाया, इक्वेशन 1। करंट वेलोसिटी पर डिपेंड करती, समानुपाती हटाया, 2 बनाया, इक्वेशन 2। दोनों को जोड़ दिया, टोटल के बराबर कर दिया, कैटाइन के लिए निकाल लिया, एनाइन के लिए निकाल लिया, रेशियो आया उसे R मान लिया, और एक एक कंडीशन रख के दोनों को भैया ट्रांसपोर्ट नंबर 1 मान लिया। TC प्लस T, एक बार TC का मान निकाला, R के फॉर्म में निकाल दिया, एक बार TA का मान निकाला, R के फॉर्म में निकाल दिया, निकल आया भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे? अब ट्रांसपोर्ट नंबर ज्ञात करेंगे। मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर ज्ञात करने के लिए कुछ मेथड होते हैं। कौन से मेथड है भाई? तो पहला जो मोस्ट वांटेड मेथड है, क्या लिखा हुआ? मोस्ट वांटेड है हिटॉर्फ मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है मूविंग बाउंड्री मेथड, थोड़ा छोटा है। हिटॉर्फ भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं। जरा सुनो क्या है हमारे पास, जरा सुनो भैया, एक बार देख लो। एक भैया ये पूरा एनोडिक कंपार्टमेंट है यार, 2 कंपार्टमेंट तो होंगे, एक प्लस वाला होगा एक माइनस वाला होगा, तो एक एनोडिक होगा एक कैथोडिक होगा। तो ये क्या है भैया? एनोडिक कंपार्टमेंट है। ये क्या है? कैथोडिक कंपार्टमेंट है भाई, ठीक है। एक जो भैया मिडिल कंपार्टमेंट, जो यू शेप की आपको ट्यूब दिख रही है, मिडिल कंपार्टमेंट है, और इससे हम लोग कनेक्ट कर रखा है एक Ag का यानी सिल्वर का कूलोमीटर हमने कनेक्ट कर रखा है, ठीक भाई। बस अब कोई दिक्कत नहीं। जरा देखो यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, मतलब करंट नापने के लिए बैटरी सब यहाँ पे इंतजाम लगा हुआ, ठीक। देखो क्या करेंगे,
यह मेथड हिटॉर्स रूल पर डिपेंड करता है। हिटॉर्स रूल क्या कहता है? जिसके अकॉर्डिंग किसी इलेक्ट्रोड पर कंसंट्रेशन में होने वाला फॉल उस इलेक्ट्रोड से दूर जाने वाले आयन की स्पीड पर डिपेंड करता है। भाई जी सीधी सी बात है, कंसंट्रेशन में फॉल का मतलब क्या है? कितनी कमी हो रही है, इसी पर डिपेंड करेगा। तो कितनी दूर जा रहा आयन, जितनी स्पीड से दूर जाएगा उतनी तेजी से कमी होने लगेगी। अरे भाई अगर यहाँ पे मान लिया 10 लोग यहाँ पे हम बैठा लें और वो 10 लोग जितनी स्पीड से यहाँ से भागेंगे उतनी जल्दी यहाँ पे कम हो जाएंगे आयन, वो 10 लोगों की कमी हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से हिटॉर, अगर अलग से भी पूछ ले शॉर्ट में हिटॉर्स रूल क्या है तो लिख देना भाई क्या, कि भैया जो आयन का जो फॉल हो रहा है कंसंट्रेशन का, वो आयन की स्पीड पर डिपेंड करेगा भाई, ठीक है। इस ऑपरेटर्स में 2 ग्लास की वर्टिकल ट्यूब्स ले लेते हैं, देखो एक बीच में यू शेप की ट्यूब ले लेते हैं। इन तरीके के एक्सपेरिमेंट में डरना नहीं होता है भाई। देख लिया भैया, 1-2 ट्यूब ले रखी, ठीक, बीच में एक यू शेप की ट्यूब रखी, ठीक है, कूलोमीटर ले रखा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पहले इक्विवेलेंट निकाल लिया, दूसरी की निकाल लिया, भाग दे दिया, हो गया। इन ट्यूब्स में प्रेजेंट सॉल्यूशन के बीच में कनेक्शन जोड़ा जाता है, जोड़ा या तोड़ा जा सकता है। ट्यूब्स को सिल्वर या कॉपर के कूलोमीटर से जोड़ देते हैं। तो भैया कनेक्शन को जोड़ तोड़ सकते हैं आराम से, मतलब स्टॉप कॉक लगा दी, हटा दिया, चालू हो गया, बंद हो गया, इस तरीके से सारी चीजें होती हैं। तो जो भैया बीच में एक सिल्वर या कॉपर, दोनों में से किसी का भी कूलोमीटर आप ले सकते हो। ये ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। किस कूलोमीटर का प्रयोग करते हैं तो AgCu में से जो भी विकल्प में हो वो आप लगा देना भाई, ठीक है। प्रोसीजर क्या है? बिल्कुल सरल सा प्रोसीजर है। हिटॉर ऑपरेटर्स और कूलोमीटर दोनों में नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन AgNO3 भर लेते हैं। जो दोनों अपने ऑपरेटर्स हैं भैया, उसमें क्या करा? AgNO3 का सॉल्यूशन भर दिया। सॉल्यूशंस के द्वारा 2 से 3 घंटे तक 0.1 एम्पियर का करंट फ्लो करते हैं। उसके अंदर भैया धारा का प्रवाह करवाया। स्टॉप कॉक को बंद कर देते हैं। स्टॉप कॉक को बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो एनोडिक सॉल्यूशन को बाहर निकाल लेंगे। 2 कंपार्टमेंट अपने पास, एक कैथोडिक है, एक एनोडिक है। पहले तो AgNO3 का सॉल्यूशन भर दिया, भरने के बाद में क्या करा? उसमें करंट फ्लो कराया, फिर एनोडिक वाले सॉल्यूशन को बाहर निकाल लिया। जब सॉल्यूशन को आप बाहर निकालोगे और फिर क्या करा? पोटेशियम थायोसाइनेट के थ्रू टाइट्रेट कराते हैं भाई, ठीक है, जिससे हमें AgNO3 की मात्रा को हम कैलकुलेट, टाइट्रेशन का मतलब ही क्या है? मात्रा को कैलकुलेट करना। तो एनोडिक सॉल्यूशन को हमने बाहर निकाल लिया और उसमें Ag की मात्रा कितनी है उसके लिए हमने टाइट्रेशन कराया। किससे? पोटेशियम थायोसाइनेट से Ag की मात्रा हमने कैलकुलेट कर ली भाई, ठीक। कुछ भी कठिन नहीं करा हमने भाई। जो भी हमारे पास ऑपरेटर्स थे उसके अंदर हमने AgNO3 का नॉन सॉल्यूशन भर दिया, करंट का फ्लो कराया, एनोडिक वाला सॉल्यूशन बाहर निकाल लिया, टाइट्रेशन कराया, Ag की मात्रा कैलकुलेट कर ली, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक। अब ट्रांसपोर्ट नंबर हम NO3 निगेटिव, AgNO3 है तो Ag की मात्रा तो कैलकुलेट कर ली हमने। NO3 के लिए क्या करेंगे भाई? तो हमने लिखा करंट फ्लो करने से पहले माना एनोडिक सॉल्यूशन में AgNO3 की मात्रा 1 ग्राम थी। जब हमने भरा AgNO3 मान लिया 1 ग्राम भैया उसमें मात्रा थी, ठीक। अब तथा करंट फ्लो करने के बाद एनोडिक सॉल्यूशन में AgNO3 की मात्रा मान लिया B हो गई, ठीक। अरे भाई करंट फ्लो हुआ तो कुछ चेंज हुआ होगा, मान लिया B हो गई। देन 2 कंडीशंस में भी, 2 कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन, व्हेन इलेक्ट्रोड इज नॉन अटैकेबल, यानी जो आपने इलेक्ट्रोड ले रखा वो अटैक नहीं करेगा, उसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी रिएक्शन होती रहे, अलग हो जाएगा, उसे ना वो कुछ एब्जॉर्ब करेगा ना वो निकालेगा, कुछ नहीं करेगा भाई, ठीक। मतलब जैसे प्लेटिनम का अगर इलेक्ट्रोड लगा हुआ तो वो अटैक नहीं करेगा। तब एनोडिक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन में होने वाला फॉल, क्या फॉल होगा भैया? पहले मात्रा थी A, बाद में B मात्रा हो गई, यानी थोड़ी मात्रा बढ़ गई। कितनी बढ़ी? तो B माइनस A ग्राम, इतना फॉल हुआ होगा। बढ़ गई या घट गई जो भी हुआ, तो B माइनस का A ग्राम AgNO3 हुआ भाई, ठीक। किसी का भी ग्राम इक्विवेलेंट बनाना होता है तो उसके मॉलिक्यूलर वेट से भाग दे देते हैं। तो AgNO3 का मॉलिक्यूलर वेट 170 होता है, 170 से हमने इसे भाग दे दिया तो ये अब B माइनस A अपान 170 क्या ग्राम इक्विवेलेंट बन गया, जिसे हमने W1 से लिख लिया भाई, ठीक। क्या लिखा हमने? सबसे पहले भैया मान लिया पहले मात्रा कितनी थी? A थी। उसके बाद जब हमने करंट को फ्लो करा दिया मात्रा B हो गई, तो भैया फॉल कितना हुआ? B माइनस A। कितनी कमी आई या कितना बढ़ा? तो कितनी कमी आई? मान लिया B माइनस A कमी आई। उसे अगर हम लोग इक्विवेलेंट बनाए, तुल्यांकी भार के टर्म में लिखे, तो उसके मॉलिक्यूलर वेट से भाग देना होता है। क्यों? क्योंकि हम इस टर्म में चाह रहे हैं, सीधी सी बात, हम नहीं चाह रहे, हिटॉर्फ चाह रहे, तो उन्होंने इस टर्म में निकाला भाई, ठीक। इसे B माइनस A अपान 170 को W1 मान लिया हमने, सीधी बात है। अगर मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड इन कूलोमीटर, क्योंकि कूलोमीटर है भाई, अब मान लिया Ag का जो मास, कितनी कमी आई? तो बोले इतनी कमी आ गई। मान लिया जो कमी आई है वो C ग्राम जो मास है वो चला गया कूलोमीटर के अंदर। अब Ag का भैया अगर हम लोग बनाएंगे, इसका भी इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा। तो Ag का जो अणुभार होता है मॉलिक्यूलर वेट 108 होता है, तो इसे हमने 108 से भाग दे दिया, इसे W2 मान लिया भाई, सीधी सी बात। कहां से लाए? ये पूरा AgNO3 के लिए ले रहा है, इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे तो इसका भार भैया AgNO3 का 170 होता है, 170 से भाग दिया। लेकिन Ag कितना डिपॉजिट हो गई? Ag की मात्रा तो कैलकुलेट
कैलकुलेट करी ना हमने, तो मान लिया C डिपॉजिट हो गई तभी कमी आई है भाई। तो जब C डिपॉजिट हो गई तो 108 से इसे हमने भाग दिया भाई, इसे W2 मान लिया। तो ट्रांसपोर्ट नंबर Ag पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, वही वाली बात है जो पहले था, यानी टोटल वाला क्या है AgNO3 का ऊपर लिख दिया, Ag का नीचे लिख दिया, ये ट्रांसपोर्ट नंबर हो गया भाई, ठीक है। अगर हमें निकालना है NO3 के लिए तो भैया टोटल ट्रांसपोर्ट नंबर कितना है 1 है, ठीक। 1 में से इतना निकल गया Ag के लिए, तो फिर NO3 के लिए कितना बचेगा, तो 1 माइनस का W1 अपॉन W2 बच जाएगा। अगर इलेक्ट्रोड अटैकेबल है, अटैक करता है, थोड़ा ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, तब क्या करोगे, मान लिया Ag इलेक्ट्रोड है तो Ag एक जैसे हैं, तब वो क्या करेगा भैया, अट्रैक्ट करेगा। तो वो क्या करेगा, तब कैथोड से एनोड पर पहुंचने वाले नाइट्रेट आयंस Ag एनोड पर अटैक कर देते हैं और Ag पॉजिटिव आयन को डिसॉल्व कर लेते हैं, जिससे एनोडिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। यानी जब वो एक जैसा ही है तो भैया जो NO3 है वो उस एनोड, मतलब जो एनोड है उस पर भी अटैक कर देंगे, वो एनोड को ही पता चला खत्म कर देंगे, उससे भी और Ag आयन निकाल लेंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तब एनोडिक सॉल्यूशन में करंट फ्लो कराने से पहले AgNO3 की मात्रा मान ले रहा है A है, बाद में कितनी मान लिया B है, बिल्कुल वैसे ही B माइनस A ग्राम AgNO3 आएगा। 170 से भाग देके ग्राम इक्विवेलेंट बनाएंगे, ठीक है। यदि Ag पॉजिटिव आयन मूव नहीं करेगा तब भी एक इंक्रीज होगा, और ये तो हाइपोथेटिकल इंक्रीज होगा लेकिन रियलिटी है इंक्रीज होगा। माना ये इंक्रीज कितना है, W1 है भाई, ठीक है। तब Ag पॉजिटिव आयन के कारण एनोडिक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन में होने वाला फॉल, कितनी कमी है, तो W2 माइनस का W1, यानी उस कंसंट्रेशन में तो कमी होगी। समझ रहे हो क्या है भैया, एक तो एनोड है एक कैथोड है, ठीक। यहाँ पे सारा खेल एनोड का है। जब Ag जो है अटैक NO3 उस जो भी अपना एनोड है उसके ऊपर अटैक करेंगे तो जो सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन तो बढ़ जाएगा, लेकिन कैथोड तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, एनोड तो थोड़ा सा कम हो जाएगा ना। कितना कम होगा, तो W2 माइनस का W1 कम हो जाएगा भाई, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल लेंगे भैया, देखो टोटल कितना है, तो W2 माइनस W1 है, Ag का कितना है, W2 है, तो इस तरीके से इसका ट्रांसपोर्ट नंबर निकल आएगा। NO3 के लिए निकालेंगे तो 1 में से घटा देंगे, यानी 1 माइनस का W2 माइनस W1 अपॉन में W2 आ जाएगा भाई, ठीक है। चलो दूसरा होता है मूविंग बाउंड्री मेथड, ये भी सेम ही होता है भाई। कैसे काम करता है, यह मेथड इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में आयंस के मूवमेंट पर काम करता है। ये भैया देखो इस तरीके से हमने एक बैटरी लगा रखी है, रेजिस्टेंस लगा रखा है, एक भैया प्लेटिनम का कैथोड है, इधर कैडमियम का एनोड है, यहाँ पे KCl और CdCl2 भरा हुआ है। भैया ये जो बाउंड्री है ये धीरे धीरे करके आयनों के चलते मूव करेगी, मूव नहीं करेगी, आयन चलेंगे तो ऐसा लगेगा ये बाउंड्री मूव कर रही है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मूविंग बाउंड्री आता है, एक यूनिफॉर्म बोर कोई ट्यूब ले लेते हैं, में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर देते हैं तथा इसके दोनों प्लेटिनम का कैथोड और कैडमियम का जुड़ा होता है, मतलब कुल मिला के दोनों इसमें इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। उसके बाद कैडमियम आयन जो है वो A पॉजिटिव आयन के पीछे बाउंड्री मेंटेन करते हैं, करंट के फ्लो होने पर ये भैया मूव करने लगते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि पूरी एक बाउंड्री जो है वो मूव कर रही है। देखो बाउंड्री मूव करती हुई दिखाई देती है। अगर करंट भैया इतनी N करंट फ्लो हो रही है, L उसकी लंबाई है, तो टोटल कंसंट्रेशन C है, तो N इंटू TC का मान ALC के बराबर होगा। N क्या है, टोटल करंट है, TC क्या है भैया, ट्रांसपोर्ट नंबर हो जाएगा कैटाइन के लिए, A एरिया है, L लेंथ है, C कंसंट्रेशन है। यहां से TC का मान निकाल लेंगे, ALC अपान में N आ जाएगा। N बराबर Q अपान F होता है, टोटल करंट अपान में फैराडे कांस्टेंट होता है, ठीक भाई। इसका मान यहां पे हम लोग रख देंगे, टोटल करंट कितनी है भाई, ALC है, साथ में क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, बटे में Q आ जाएगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग TC का मान निकाल सकते हैं। इससे अगर आप कह दो TA का मान निकालो तो 1 में से घटा दो, फिलहाल जरूरत नहीं है, एक मान ही हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं भाई, ठीक है। चलो इसमें TC का मान रख दिया और साथ में हम लोगों ने F का मान, तो TC का मान कितना आ गया, ALCF बटे में Q आ गया भाई, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, जब n का मान यहां पर रख देंगे। अगला क्वेश्चन क्या, कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम बहुत आसान है भैया, कोलराउस का नियम कहता है धनायन और ऋणायन, कैटाइन और एनायन को मिला दो, टोटल कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा। किसी इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस जो है वो किसके, कैटाइन और एनायन के कंडक्टेंस के बराबर होता है। ये देखो कैटाइन एनायन दोनों को जोड़ देंगे, टोटल कंडक्टेंस के ये बराबर हो जाएगा इनफाइनाइट वाले के लिए, ठीक है। इसके कुछ भैया फायदे होते हैं, क्या फायदे होते हैं, ये तो लिखा ही हुआ। आयनिक कंडक्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल वैसे लैम्डा C का मान BC के समानुपाती, बराबर में KBC लिख दिया, बराबर में KBA लिख दिया, दोनों को जोड़ दिया, टोटल निकाल लिया। वेलोसिटी कांस्टेंट है लैम्डा C अपन लैम्डा, बिल्कुल वैसे निकाला जिससे ट्रांसपोर्ट नंबर निकाला, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा है, इसे आप देख लेना। एप्लीकेशन की बात करें तो भैया लैम्डा इनफाइनाइट को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कंडक्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वियोजन कोटि ज्ञात कर सकते हैं, कैसे, कोई स्पेसिफिक वेलोसिटी पर निकाल लिया कंडक्टेंस और इन्फिनिटी में निकाल लिया टोटल, तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसे हिंदी में वियोजन
डिफ्यूजन कोटी कह देंगे। उसके अलावा एसिड कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओस्टवाल्ड का लॉ क्या कहता है भैया, आर्हेनियस ने बताया किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के डिसोशिएट होकर एक इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है। मान लिया AB से A+ और B नेगेटिव बन रहा है भाई, ठीक है। तो इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे जरा सुनो भाई, यहां से समझ लो एक मिनट, थोड़ा सा आपको कठिन ना लगे तो समझ लो। AB से क्या बना, A पॉजिटिव बना है और B नेगेटिव बना है भाई, ठीक है। तो मान लिया इनिशियल मोल कितने हैं, 1 है। इनिशियल मोल कितना है, 1। मेरे पास 1 से शुरुआत है, अभी कोई रिएक्शन नहीं हुई है तो ये 0 है। थोड़ी देर बाद क्रिया होनी शुरू हो गई तो मोल एट इक्विलिब्रियम, मान लिया अल्फा खर्चा हो गया। अल्फा खर्चा हो गए तो बचे कितने, 1 माइनस का अल्फा बच गया भाई। अल्फा खर्चा हो गए तो 1 माइनस का अल्फा बचे, 1 टोटल थे, अल्फा खर्च हो गए। अब अगर हमें बनाना है कंसंट्रेशन तो मोल बटे आयतन, वॉल्यूम बटे में चाहिए होता है, तो इसे हमने V से भाग दे दिया तो भैया ये वॉल्यूम बन गया। B से भाग दे दो क्या बन गया, वॉल्यूम। जो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम यानी लॉ ऑफ मास एक्शन होता है वो कहता है बाद वालों को ऊपर रखो, पहले वालों को नीचे रखो और गुणे वालों को पावर में रखो। ये ऊपर प्लस नहीं है भैया, गुणे में है। बाद वालों को ऊपर रखो, पहले वालों को नीचे रखो, बाकी गुणे में रखो। बाद वाले अल्फा अपान बी, अल्फा अपान बी ऊपर रख दिया, AB का भैया नीचे रख दिया। एक B से एक B कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, K बराबर अल्फा स्क्वायर बटे में 1 माइनस अल्फा इंटू B बचेगा, ठीक है। जहां पे अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, V वॉल्यूम होता है भैया, ठीक है। अगर 1 माइनस अल्फा का मान अल्फा के बराबर हो, मतलब बहुत 1 जो है वो बहुत छोटी वैल्यू है, अल्फा के बराबर मान ले तो भैया क्या करेंगे, नीचे अल्फा को छोड़ देंगे। ये देखो अगर 1 माइनस अल्फा को अल्फा मान ले तो एक अल्फा से एक अल्फा हो जाएगा कैंसिल भैया, ठीक है। ये यहाँ पे गलत लिख गया है, जरा समझो एक मिनट। 1 माइनस अल्फा के बराबर नहीं हो, 1 अगर अल्फा वैल्यू छोटी है तो 1 माइनस अल्फा अगर 1 के बराबर हो तो 1 नीचे भैया देखो 1 माइनस अल्फा 1 के बराबर, इसे छोड़ देंगे तो K बराबर अल्फा स्क्वायर बटे B बचेगा। B इधर ले आएंगे तो अल्फा बराबर आ जाएगा √KB भैया, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो डाइल्यूशन, इसे तनुता बोलते हैं, इसके डाइल्यूशन के रूट के बराबर होता है भाई, ठीक है। 1 माइनस अल्फा को अल्फा, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। B इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में वैल्यू कम हो जाती तो एप्लीकेबल नहीं होता है। कुछ थ्योरीज हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, इन्हें आप पढ़ लेना। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य होते हैं, इनमें करंट फ्लो करो ये टूट जाते हैं। जैसे NaCl है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाता है। जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो उतना आराम से टूट जाता है, जो जितना कमजोर होता है उसे तोड़ने में भैया ज्यादा ताकत लगानी पड़ती, तो इसे एक बार आप पढ़ लेना भाई, ठीक है। उसके अलावा एक रिलैक्सेशन इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में कैटाइन के अराउंड एनाइंस का सिमेट्रिक एटमॉस्फेयर, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है तो प्लस के चारों तरफ उसे माइनस वाले लोग घेरे हुए होते हैं, परंतु जब इलेक्ट्रिक फील्ड आती है तो ये सिमेट्री खत्म हो जाती है। इस स्टेट में कैटाइन के पीछे की ओर एनाइन, मतलब जब ये स्टेट आती है तो समान नहीं रह जाता है। जब कभी भी भैया इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो पहले चारों तरफ से माइनस घेरे हुए थे, अब क्या है आगे की तरफ वो कम हो जाते हैं। जब आगे की तरफ कम हो जाते हैं सामने की ओर का, तब पीछे की ओर अट्रैक्शन भी ज्यादा हो जाता है, जिससे कैटाइन की स्पीड बढ़ जाती है। इस इफेक्ट को एसिमेट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में आने वाले एनाइन कैटाइन की सिमेट्री बना लेते हैं, इससे लगने वाले टाइम को रिलैक्सेशन इफेक्ट और इस फिनोमेनन को रिलैक्सेशन, मतलब टाइम को रिलैक्सेशन टाइम और इफेक्ट को रिलैक्सेशन इफेक्ट कहते हैं। क्या मतलब है समझाते हैं आपको। वैसे चारों तरफ से माइनस घेरे हुए हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो प्लस ऊपर आ जाएगा, माइनस वाले थोड़े स्पीड उनकी कम हो जाएगी, प्लस वाला ऊपर बढ़ने लगेगा क्योंकि उधर माइनस है नहीं, तो जो माइनस वाले हैं उनकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, वो रिलैक्स होने लगेंगे, तो उस टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे, इफेक्ट को रिलैक्सेशन इफेक्ट कह देंगे भाई, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेक इफेक्ट है, ये भी लगभग सेम ही कंडीशन है, इसे भी आप एक बार पढ़ लेना कि प्रत्येक, ठीक है, जितने भी आयन सॉल्वेंट होते हैं मॉलिक्यूल से चारों ओर से घिरा होता है, करंट फ्लो करने पर मॉलिक्यूल के अपोजिट डायरेक्शन में सेम ही कंडीशन लिखी हुई है, पढ़ लेना। हिटॉर्फ रूल वही है जो अभी आपको बता चुके हैं, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। माइग्रेशन ऑफ आयंस क्या होता है, आयन सदैव समान संख्या में डिस्चार्ज होते हैं, एक साथ आयन निकलेंगे, उनकी स्पीड जो है वो सेम होगी, इस तरीके से सारी चीजें माइग्रेशन कहलाती है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या होता है, इसे कैपिटल G से हम लोग डिनोट करते हैं, जो रेजिस्टेंस होता है उसका उल्टा होता है, ठीक है। इसका मात्रक इसलिए ओम इनवर्स, महो या सीमेंस होता है भाई, ठीक है। रेजिस्टेंस के उल्टे को हम लोग कह देते हैं कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फार्मूला होता है, इसे आप इन्वर्टेड B पढ़ सकते हो, के, इसे के से भी लिखते हैं या कप्पा से भी लिखते हैं, थोड़ा सा डिजाइन में क्या है तो कप्पा कह देते हैं। गुणे में 1000/C होता है, इसका मतलब सीमेन मीटर स्क्वायर प्रति इक्विवेलेंट होता है। मोलर कंडक्टेंस के लिए फार्मूला होता है म्यू बराबर K इंटू बी, या फिर म्यू बराबर K इंटू 1000/m। बी को अगर मोलरिटी में बदलोगे तो 1000/m होता है,
के स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, एसआई यूनिट है सीमेन मीटर स्क्वायर प्रति मोल भाई, ठीक है। तो ये पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, थोड़ा डिटेल में हम आपको बता दे रहे हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। देखो भाई एक बार इसकी पीडीएफ पूरी देख लेना, थोड़ा हमने स्पीड में शायद बता दिया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जरा समझो एक बार देख लेना। सबसे पहले फैराडे का लॉ है, ठीक, फैराडे का लॉ शॉर्ट में बनेगा भाई, ठीक है। फैराडे का लॉ शॉर्ट में बनने के बाद ट्रांसपोर्ट नंबर है, ट्रांसपोर्ट नंबर किस में बनेगा, ट्रांसपोर्ट नंबर लॉन्ग में बनेगा, डिटेल में आएगा। लॉन्ग में कितने नंबर में आएगा, लॉन्ग में भैया अगर आपके 15 नंबर में लॉन्ग आता है तो ट्रांसपोर्ट नंबर भाई लॉन्ग में बन जाएगा। उसके बाद इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिटॉर्फ मेथड और दूसरा है मूविंग बाउंड्री मेथड। ये दोनों ही आपको पढ़ने, नहीं पढ़ोगे तो भैया रोना पड़ेगा, ठीक है। इसे बढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद आगे, उसके बाद हम लोगों के पास कोलराउस का नियम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोलराउस का नियम शॉर्ट में आता है, पढ़ना ही है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं भाई, ठीक। पहले ही हमने जितने इंपॉर्टेंट थे केवल वही लगाए हुए हैं, उसके बाद इसके एप्लीकेशन वगैरह देख लेना यार, ठीक है। उसके बाद ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ, ये भी शॉर्ट में ही आता है, तो कुल मिला के इसे भी आपको शॉर्ट में देख लेना भाई, ठीक है। बाकी इतनी ज्यादा कुछ चीजें रह नहीं गई है, जो छोटी छोटी डेफिनेशंस है वो एक एक दो दो नंबर में आती हैं, उन्हें आप देख लेंगे और ये पूरी जो है भैया इसे आराम से आप खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अगले हम लोग मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चंस आपको देख के जाने हैं, खास करके दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक है ट्रांसपोर्ट नंबर, एक है कोलराउस का नियम, ये दोनों बिल्कुल नहीं छोड़ना। ओस्टवाल्ड का लॉ ठीक है, जो आखिरी में डेफिनेशंस हैं इनके बारे में देख लेना, ये एक एक दो दो तीन तीन नंबर में मिल जाती है। जिनके पेपर ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे इसकी यूनिट है ये देख लो, इसका मात्रक है, इसके फार्मूला है, ये सारे आपको पता होना चाहिए भैया, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, BD BSc सर्च कर लेना। जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हो यहीं पे सब कुछ अपलोडेड है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।